हमारे आज के जो शायर हैं उन्होंने एक शेर में ये कहा कि डरा डरा के वो मुझको बागी बना रहा है, डरा डरा के वो मुझको बागी बना रहा है, हुकूमतों के लिए तबाही बना रहा है। अपने एक और शेर में वो कुछ यूँ कहते हैं कि एक ही दोस्त है ये सोच के डर लगता है, एक ही दोस्त है ये सोच के डर लगता है, कम से कम चार तो लगते हैं उठाने के लिए। अपने एक और शेर में वो यूँ कहते हैं कि कोई पैमा मोहब्बत का करो ना यार तुम दोनों, कोई पैमा मोहब्बत का करो ना यार तुम दोनों, अरे यूं तन्हा मर ही जाओगे, करो ना प्यार तुम दोनों। पेशे से ये एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, लेकिन इन 3 शेरों से आप शायर की वर्सेटैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पुणे के एक बहुत ही अदबी और इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, नाम है जवाद सैयद। तो आइए जवाद सैयद के साथ शुरू करते हैं बज़्म शाह। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ भाई आपका और प्रबल भाई का और आपके क्रू का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने दावत दी और बहुत खुशनसीबी है कि आपके साथ बात करने का मौका मिला। बिल्कुल, ये तो हमारी खुशनसीबी कि आप हमारे साथ यहाँ आज मौजूद हैं। तो जवाद भाई, आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए कि आपको ये कब फील हुआ कि आपके अंदर भी एक शायर, एक राइटर मौजूद है? असल में मेरे जूनियर कॉलेज में था जब मैं, तो एक शहर में तकरीरी मुकाबले होते थे, स्पीच कंपटीशन, तो मैं उनमें हिस्सा लेता था और तकरीरें मैं ख़ुद लिखता था अपनी। तो उसमें अल्लामा इक़बाल के कुछ अशार ऐसे जो तकरीर के मौज़ूआत के हिसाब से होते थे, और उसके बाद जो है मैं अपनी भी कुछ लाइनें लिख देता था तुकबंदी के तौर पे। हालांकि वो तो शेर होते नहीं थे, शेर के जुमले नहीं आते, लेकिन उसके बाद से फिर मैं कॉलेज में था 2016 या 17 के आखिर में मैंने कुछ लिखना शुरू किया था। तो वही सिलसिला चलता रहा, फिर वो टूटता रहा, चलता रहा। उसके बाद 2018 की शुरुआत से मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया और 2018 जून में मेरे ख़्याल से मैंने तकरीबन अरूज़ वग़ैरह, इल्म अरूज़ सीखा और तमाम शायरी के जो पहलू हैं, अरकान हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, वो सीखी और उसके बाद से फिर सिलसिला शुरू हुआ। तो प्लीज़ जवाद भाई, आप अपने शुरुआत की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप अपने शुरुआती दिनों का कोई शेर हमारे साथ शेयर करें तो शुरुआती दिनों का जो मैंने पहला शेर बाप बहर शेर लिखा था, तो वो सुना देता हूँ। हालांकि वो मजाक के तौर पे सुन सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, कि हमेशा ही मातम किया करती हो, मुहर्रम में पैदा हुई हो। क्या बात है। तो ये आप मजाक के तौर पे ले सकते हैं। जवाद भाई, ऐसे अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, लिखने के लिए अगर आप गज़ल कह रहे हो या अगर आप हिंदी में छंद कह रहे हो, दोहे कह रहे हो, तो वो जो एक है कि टेक्निकलिटीज़ जो हैं, उनकी जो मात्राओं की गणना होती है, अरूज़ जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो आपको कब ये रियलाइज़ हुआ कि लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है सही लिखना, सही तरीके से लिखना? जी, असल में जो है मैं काफ़ी लंबे अरसे से तकरीबन 1 साल या 1.5 साल जो है मैं ऐसे ही लिख रहा था, बेबहर लिख रहा था, बस लिख रहा था एक तसल्ली के लिए। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि अदबी ताल्लुक़ से भी ज़रूरी है और अपने आप में, अपने कलाम में निखार आने और ख़ूबसूरती आने के लिए ज़रूरी है कि जो उसूल है उसमें लिखा जाए, क्योंकि हमारे बड़ों ने भी उन्हीं उसूल को फॉलो किया है। तो ज़रूरत है कि हम भी उन्हीं उसूलों पे चलें और अच्छे तरीक़े से लिखें। और सही बात ये भी है ना, जैसे मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि कोड अगर आपका सही सिंटेक्स को यूज़ करके लिखा जाए तो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है। जी, तो एग्जैक्टली वो चीज़ जो वो शायरी के साथ भी कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि वो फिट बैठती है। अगर आप अपने लिए लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जैसे लिखें फिर अच्छा ही है। लेकिन अगर जैसे मैंने किसी से सुना था, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने लिए लिख रहे हैं तो फिर तो सभी अच्छा है, लेकिन अगर आप अपने आप को शायर कहलाना चाहते हैं तो ज़रूरी ये भी है कि आप उसके जो उसूल है, जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती के साथ लिखा जाए। और उसके लिए ज़रूरत है कि इनटेक हो बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा अगर हम पढ़ेंगे तो उतना ही, जितनी वैरायटी का हम पढ़ेंगे, चाहे वो अंग्रेज़ी अदब हो, मगरबी तहज़ीब हो, मशरिक़ी तहज़ीब हो, या जो हमारे यहाँ पे तहज़ीब का रिवाज है हिंदी, उर्दू, या फिर यहाँ महाराष्ट्र में मराठी का, तो जितना हम उसको पढ़ेंगे और जितनी वैरायटी का पढ़ेंगे उतना हमारे कलाम में जो है वर्सेटैलिटी पैदा होगी और एक हुस्न निखर के आएगा। और जवाद भाई, मैं आपको एक बहुत ही वर्सेटाइल शायर के रूप में देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप कोई एक ऐसा शेर या कोई एक ऐसी गज़ल सुनाएं जो कि मतलब आपको लगता हो कि ये अभी तक आपने जितना भी कुछ लिखा है उसमें सबसे अलग हटके है। ये अलग हटके तो मैं एक
गज़ल है जिसमें काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें मैं बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं वो गज़ल सुना देता हूँ इनायत। जिसका पहला शेर आपने पढ़ा है, डरा डरा कर वो मुझको बागी बना रहा है, हुकूमतों के लिए तबाही बना रहा है, जवां दिलों पर गमों के ताले लगे हुए हैं और एक वो बूढ़ा खुशी की चाबी बना रहा है। क्या बात है। सभी के हाथों में फ़ोन है पर कलम नहीं है, उम्मीद लेकर कोई सियाही बना रहा है, तेरी मोहब्बत से पहले डरपोक शहरी था मैं, सिटीजन शहरी जी। तेरी मोहब्बत से पहले डरपोक शहरी था मैं, तेरा नशा तो मुझे सिपाही बना रहा क्या है। शेर है। मैं उसका राजा हूँ बचपने से पर उसका अब्बा उसे फ़कीरों के घर की रानी बना रहा है। क्या बात है। खबर है फैली कि उसको मॉडल है भाते तब से, खबर है फैली कि उसको मॉडल है भाते तब से, हर एक बच्चा शहर में बॉडी बना रहा है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और मकता है तो उसकी आँखों को देख कर ही समझ ले जवाद, वो सच छुपाकर फ़कत कहानी बना रहा है। बहुत बहुत सच्चा शेर, माशाल्लाह, बहुत उम्दा। तो जवाद भाई, इस आपने ये जो गज़ल पढ़ी इसमें मैंने देखा कि आपने बहुत सारे पहलुओं को, बहुत सारी कैफियतों को छूने की कोशिश की है जी। एक ही गज़ल में इतने सारे फीलिंग्स को एक साथ ला पाना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप किस कैफियत में शेर कहते हैं, मतलब शेर होती किस तरह से आपसे? असल में कोई ऐसा तबीयत नहीं होती कि फ़लाँ टॉपिक है या इस पे शेर लिखना है। शेर जो है बस हो जाता है, जब होना होता है तब हो जाता है, उसकी कोई कैफियत नहीं होती। और इसके पीछे बड़ा अजीब वाक़या है ये गज़ल के पीछे कि मेरे एक दोस्त की दादी का इंतकाल हो गया था जी। और मैं मैयत में जा रहा था उनकी, और मैं सुबह से कुछ अजीब अजीब ख़बरें पढ़ चुका था, तो वो एक अलग कैफियत चल रही थी, ये अलग कैफियत चल रही थी। लेकिन मैं जब उनकी मैयत में जा रहा था उस वक्त ये जो है ना मिसरे मेरे जहन में चल रहे थे, तो मैंने फ़ोन निकाला और फ़ोन में जो है वो टाइप कर दिया बस। और घर पे जाके मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये बहर में। तो जब मैं घर पहुंचा तो तकरीबन इसमें के जो पहले 4 अशार है वो तो यूं ही हो चुके थे। तो शेर कहने की कोई कैफियत नहीं होती, बाज़ लोगों के लिए होती है, बाज़ लोग तो इसको ऐसा कह सकते हैं क्या कि जैसे जिस तरह से नबियों पे वही होती थी, वलियों पे इल्हाम होता था, उसी तरह शायरों पे अगर जो सही शायर उस पर शेर उतरते हैं, ये ऐसे तो नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन कुछ कैफियत में ये होता है कि शेर आते हैं जी, खुद से पैदा नहीं होते, वो आ जाते हैं बस। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई ख़याल है और बहुत पुख्ता ख़याल है और उस पर अगर लिखना है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो ख़याल लिख लिए जी। उस टॉपिक पे, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा हो, वो पढ़ लिए और उसके बाद में अपने हिसाब से अपने ढंग से मिसरों में पिरोने की कोशिश की है, तन्हाई में बैठ के आराम से। तो ये एक तरीक़ा है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आप जब पढ़ने लगते, बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, तो मुझे अक्सर ये होता है कि शेर आ जाते हैं। मैं ख़ुद से बहुत कम औक़ात ऐसा हुआ होगा कि मैंने ख़ुद से शेर बैठ के लिखा हो, ये ज़्यादातर हो जाता है। ऐसी कोई गज़ल आपको याद है क्या जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ी हो लिखने के लिए, आपको शेर बनाने पड़े हों? बनाने नहीं पड़े लेकिन मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि ये गज़ल अगर हो तो आप सुनाएं। मैं जी, बड़ी अलग गज़ल है, मैंने कहीं सुनाई नहीं। अच्छा। कि शजर ने फूलों फलों को तो पाला है, क्या बात। शजर ने फूलों फलों को तो पाला है, खुदा ने लकड़ी से क्या क्या निकाला है, सो ऐसा लग रहा है दिल की बस्ती में कोई किराए पे घर लेने वाला है। माशाल्लाह, क्या नज़र है। मैं अंधा हूँ, मुझे दौलत से क्या पड़ी, मेरी नज़र में उजाला भी काला है, कोई न होगा तुझे दोस्त उठाने को, ये सोच कर मैंने तुझको संभाला है। और मकता है ये आसमां किसी का पैर तो नहीं, ये आसमां किसी का पैर तो नहीं, तो क्या ये चांद वो पैरों का छाला है। अरे वाह, क्या बात है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई साहब, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लिखने के क्या तरीके होते हैं, शेर कैसे उतरते हैं। तो अभी मेरे कुछ दोस्तों ने भी मुझसे पूछा और कई लोगों का ये एक सवाल होता है कि यार मेरे पास ख्याल बहुत अच्छे हैं जी, ख्याल बहुत अच्छे हैं, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया, आइडियाज़ मेरे बहुत अच्छे हैं, बट आई डोंट नो हाउ टू राइट, उनको लिखूं कैसे, उनको पिरोऊं कैसे। तो सही तरीका, जो सही अप्रोच है एक स्टार्टर, एक बिगिनर के लिए, वो क्या होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो ख्याल है आपके,
उस ख्याल से रिलेटेड हो सकता है बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा हो जी। जो वो बहुत कुछ लिखा है ना, वो पढ़ने की ज़रूरत है। आप जितना पढ़ेंगे आपको आइडिया होगा कि इन लोगों ने किस तरीके से मिस्र में पिरोया है और हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस होता है वो पढ़ने के बाद में आता है। जी। आप फ़ौरन तो नहीं जानने लगते कि फल फूल कैसे उगते हैं। हम साइंस में पढ़ते हैं, उसके बाद में हमको समझ में आता है कि पेड़ कैसे बनता है, पेड़ की नशोनुमा कैसे होती है। उसके लिए ज़रूरत है कि पहले उस टॉपिक से रिलेटेड या उस मौज़ूआत या उस ख़याल से रिलेटेड जो लोगों ने लिखा है वो खूब सारा पढ़ें। उसके बाद में एक आइडिया बढ़ जाएगा कि किस तरीक़े से लिखना है। फिर आप शेर में लिख दें, रुबाई लिख दें, गज़ल लिख दें, नज़म लिख दें पर्टिकुलर टॉपिक। ये कुछ ना कुछ यही चीज़ जो नस्र के साथ भी फॉलो जी होता है। बिल्कुल। जवाद भाई, एक जो आपकी शायरी जितना मैंने पढ़ा है अभी तक जी। और जितना मैं समझता हूँ उस शायरी की जितनी समझ है मुझे, उसमें से आपकी शायरी में एक चीज़ जो देखने को मिलती है कि वो एक बहुत ही नाराज़गी दिखती है उसमें, सिस्टम के ख़िलाफ़ या सिस्टम के अगेंस्ट जो कहते हैं। जी। तो ऐसा कुछ आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, या मतलब इस नाराज़गी की वजह क्या है, क्यों आप इतने नाराज़ हैं सिस्टम से? ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन जो भी सिस्टम के साथ होता है, यानी जो हमारे समाज में होता है, जो धीरे धीरे तब्दीलियाँ आने लगती है, जो आपके दोस्त हैं वो सियासी पहलुओं से आपसे दूरी बनाने लगते हैं, या फिर कोई नेता होते हैं जो सियासतदान होते हैं, वो किसी एक तबके के ख़िलाफ़ या कुछ लोगों के ख़िलाफ़ जहनीत बदल दें या कोई अलग बात कर दे जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, जिससे लोगों में नाइत्तेफाकी पैदा हो। तो मैं समझता हूँ कि एक शायर का और एक हर आर्टिस्ट का ये है कि आर्टिस्ट अपने समाज का आईना होता है, उसको ज़रूरी है कि अपने समाज को बताए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। बिल्कुल। क्योंकि हर कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन आर्टिस्ट जो है अपने लिए भी कर रहा है और अपने समाज, अपने माशरे को एक अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छा तहज़ीब वाला माशरा बनाने के लिए काम करता है। तो उसके लिए ज़रूरत है कि हम जो देखें वो बोले और बेबाक होके बोले, खुलकर बोले जो हैं। बट कहीं ना कहीं ये भी तो है ना कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो बुनियाद होता होगा ना। जी। तो ये भी तो हो सकता है कि वो जो कह रहा है अपने हिसाब से वो सही कह रहा जी। है, हम जो कह रहे हो अपने हिसाब से हम सही कह रहे हैं। जी। तो फिर ये तो जो एक खलिश जो है वो तो हमेशा रह जाएगी। तो आर्टिस्ट इस खलिश को कैसे दूर करें? ये तो काफ़ी मुश्किल सवाल है कि आर्टिस्ट इस खलिश को कैसे दूर करें। देखिए, आर्टिस्ट का काम जो है ना मोहब्बत फैलाना होता है। एग्जैक्टली। मोहब्बत आम करना। तो जो सिस्टम से भी नाराज़गी है और जो लोगों से भी नाराज़गी है, वो नाराज़गी है। मेरी नाराज़गी कभी हाथापाई तक नहीं जाएगी। मेरी नाराज़गी रहे, नफरत ना बने। नफरत न बनेगी कभी। और मैं उन चीज़ों के ख़िलाफ़ लिखूँगा भी तो मैं इस तरीके से लिखूँगा कि उसमें भी एक उनके लिए एक मोहब्बत का नज़रिया मेरे दिल में हो हमेशा। अगर मोहब्बत नहीं होगी तो खलिश तो हमेशा रहेंगी। तो एक आर्टिस्ट की तरफ से या एक समाज का एक हिस्सा होने की तरफ से हम लोग मोहब्बत से उनकी तरफ जो है हाथ बाहें फैलाएं, मोहब्बत से उनके लिए बाहें फैलाएं। फिर उनकी मर्ज़ी है, जैसे वो हिंदी में कहावत है ना कि आपस में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो उस चीज़ को हमें एक तरह से कहें तो उस चीज़ से बचना और चाहिए। ये डेमोक्रेसी की भी खूबसूरती है जमहूरियत की, कि हम लोगों को जो है इख्तिलाफ राय जो है डेमोक्रेसी का हुस्न है। जी। तो ये बरकरार रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं ना कि मेरी राय आपकी राय से मिलती हो, आपकी राय मेरी राय से मिलती हो। अगर हम लोगों की राय आपस में मिलने लगेंगी तो हम एक भेड़ चाल बन के चलेंगे ना। कोई अपना किसी का नज़रिया अगर जुदा नहीं होगा तो फिर तो भेड़ के जैसे चलेंगे हम एक तरीक़े से। तो डेमोक्रेसी का हुस्न ये कि इख्तिलाफ राय होना चाहिए। वैसे भी एक बहुत पहले मैंने एक शेर पढ़ा था ये जमहूरियत के बारे में कि जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है कि जिसमें सरों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। वाह। तो खैर अभी वही आपके जो राइटिंग स्टाइल उसकी बात कर रहे थे हम लोग, तो एक कोई इस तरह का आप एक गज़ल सुनाए जिसमें ये जो नाराज़गी जिसकी मैंने बात की वो दिखती हो, या आपको लगता हो कि आपने वो सोच के लिखी है, उस तरह से कुछ। तो ये गज़ल मैंने एकदम शुरुआती दौर में लिखी थी, इसमें चंद कुछ हो सकता है कमियां हों कि है गुर्बतें ही गुर्बतों का साथ है अभी, ये दौलतें अमीरों के ही हाथ है अभी, उठा जो शोर तो सभी चले हैं उस तरफ, सभी से ये कहो कि गम की रात है अभी, तेरा कलम बिका मेरा कलम बिका नहीं, ज़मीर और कलम कलम की बात है अभी। क्या बात, बहुत बहुत अंदाज़ शेर है, माशाअल्लाह।
जवाद भाई, इसी के साथ आज हम लोग इस शो ख़त्म करते हैं। तो जाते जाते आप कोई अपनी पसंदीदा शेर सुनाते हैं या पसंदीदा गज़ल, कोई अशार उसके मेरी गज़ल जो आपको लगता हो कि आपकी अभी तक की सबसे बेस्ट क्रिएशन है? बेस्ट क्रिएशन, मैं गज़ल जो है अभी चंद दिनों पहले हुई है, मैं वो सुना देता हूँ। इनायत। जैसी ख्वाहिश थी मेरी काश के वैसा होता, जैसी ख्वाहिश थी मेरी काश के वैसा होता, सुख पराया सही एक बार तो मेरा होता। क्या बात है। तेरे हाथों से पिया है तो हलक भीग गया, वरना सदियों से मेरा गाँव तो प्यासा होता। माशाअल्लाह। आग तेरी भी मेरी आग में शामिल होती, तब कहीं जाके कलेजा मेरा ठंडा होता। बहुत एक हसरत तेरे जाने के बहुत बाद हुई, तेरी खातिर ही मेरे पास में पैसा होता। क्या बात है भाई। पहला रास्ता भी कोई ख़ास मज़ेदार नहीं, पहला रास्ता भी कोई ख़ास मज़ेदार नहीं, काश मरने का कोई दूसरा रास्ता होता। माशाअल्लाह, क्या बहुत शुक्रिया। चलिए आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ।